तो आज हम लोग साइक्लोट्रॉन का बचा हुआ पोर्शन करेंगे। कल हमने समझा था कि साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है। एक बार मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या हैं और हम कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की पा सकते हैं और साइक्लोट्रॉन के यूजेस क्या हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार मैंने कल बताया था साइक्लोट्रॉन क्या करता है। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है और इसको मैंने बताया था कि ऐसे दो डीज होते हैं, मेटेलिक डीज होते हैं, ऐसे एक तरीके से सिलेंडर इनको कह सकते हो, और एक यहां पर है सामने इसके, इस तरीके से ऐसे। दीज आर टू मेटेलिक डीज और ये जो मेटल के जो डीज हैं इनको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहां पर है नॉर्थ पोल और इसके ठीक नीचे है साउथ पोल। और हमने इनको क्या प्रोवाइड किया है, हमने इनके बीच में एक ऑसिलेटिंग, इस तरीके से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इनको बारी बारी से पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटली बनाएगी। एक बार ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उसी समय ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस सभी सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर रखा हुआ है ताकि कोई भी हवा का इस पे असर ना पड़े। एयर के मॉलिक्यूल्स की टक्कर मारने की वजह से हमारे चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे फर्क ना पड़े, इसीलिए इसको ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसकी हवा बाहर निकाल दी है, जिसे हम कहेंगे वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बीच में जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है उसको बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, बीच में लाएंगे। तो हमने उस पार्टिकल को बीच में लाए, मान लो पॉजिटिव चार्ज को हम बीच में लाए और हमारी जो डीज हैं वो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होती जा रही हैं। एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव तो वो वाली नेगेटिव। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है पहले किस तरफ जाएगा, वो ऐसे डी की तरफ जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज हुआ है। यानी कि अगर हमारा ये D1 है और ये D2 है, D1 नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो हमारा चार्ज पार्टिकल D1 की तरफ चला जाएगा, और जब D1 के अंदर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से, क्योंकि मेटल कंटेनर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करती। तो जैसे ही अंदर आ जाएगा चार्ज पार्टिकल, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके रास्ते के परपेंडिकुलर है। तो हमारा चार्ज पार्टिकल है इस तरीके सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए गैप में आएगा। दोनों डीज के बीच में जो गैप है, जो बीच में जो स्पेस है उसे गैप कहते हैं, स्पेस में आएगा। ठीक है, और जैसे ही वो यहां पहुंचेगा, सामने वाला डी अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेट करेगा ना ये, तो जैसे ही ये वाला डी नेगेटिवली चार्ज होगा, हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ दूसरे डी के अंदर चला जाएगा। और क्योंकि ये एक्सेलरेट करा है, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करेगा इस तरीके से, लेकिन टाइम उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने जो टाइम का फॉर्मूला निकाला था, टाइम का फॉर्मूला जो निकाला था वो निकाला था 2πm/qb। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि छोटा रास्ता ट्रेवल करे चाहे बड़ा रास्ता ट्रेवल करे, टाइम सेम रहेगा। तो इसने एक बड़ा रास्ता ट्रेवल किया, टाइम सेम रहा। जैसे ही ये गैप में आया उसी समय इस वाले डी, उसके सामने वाला डी कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और फिर से ये अट्रैक्ट करेगा, फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ी हुई स्पीड के साथ फिर से ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेकिन टाइम उतना ही रहेगा। और जैसे ये गैप में आएगा, सामने वाला डी फिर से नेगेटिव, फिर से स्पीड बढ़ेगी। ऐसे करते करते इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और लास्ट में हम लोग इसको डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको अलग से मैं दिखाऊंगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इसको बाहर निकाल करके जिस टारगेट पे तुम्हें डालना है, स्ट्राइक करवाना है, उस टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा सकते हो। समझ गए? ये तुमने समझा दिया था वर्किंग। ठीक है,
अब हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते। तो इसकी जो लिमिटेशन है हमारे साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि why electrons cannot be accelerated in a cyclotron। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है और मास कम होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंच जाती है, ठीक है। और स्पीड बढ़ने की वजह से इसका मास भी इंक्रीज कर जाता है इस फॉर्मूले की मदद से। जैसे जैसे स्पीड, हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंचेगी, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंचेगी, वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। भारी होता जाएगा, हैवी हो गया, हल्की सी चीज वजनदार बन गई, चीज वही है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन वही है, लेकिन मास उसका बढ़ गया। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में होता है, ठीक है। खासकर जब चीजों की स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंचनी शुरू करती है तो उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में अजीबोगरीब चेंज आते हैं। जैसे मैंने देखा, अभी बताया कि मास बढ़ जाता है, लेंथ, अगर कोई रॉड है स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी तो उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। टाइम, अगर घड़ी तुम लेके चल रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से चलोगे तो घड़ी स्लो हो जाएगी। ऐसे बदलाव आते हैं। तो उन बदलाव में एक बदलाव है मास का, कि हमारे चार्ज पार्टिकल का मास इंक्रीज कर जाता है, और मास इंक्रीज करने की वजह से जो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, लिखा था ना ये फॉर्मूला, मास के बढ़ने से टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा मतलब वो देर से चक्कर काटेगा, लेकिन हमने जो अपनी साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी ली हुई है वो फिक्स है, वो इतनी ही है, समझ गए। हमारी जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने लिखा है 1/t दैट इज इक्वल टू qB/2πm। ये है हमारे साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे डी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होते रहते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ। और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है सही समय पे गैप में आता है, तो सामने वाला डी उसको नेगेटिव नजर आता है, ठीक है। अगर वो लेट पहुंचेगा तो हो सकता है सामने वाला डी उसको नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव नजर आए। तब क्या हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा? उसको सामने वाला डी कैसा नजर आ रहा है? पॉजिटिव। चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव। तो सामने वाला डी अगर उसको पॉजिटिव नजर आएगा तो वो एक्सेलरेट करने के बजाय वो डी एक्सेलरेट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मास बढ़ जाता है, मास क्यों बढ़ा? क्योंकि स्पीड उसकी इतनी ज्यादा हो गई, स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंच गई, तो मास इतना ज्यादा हो गया कि टाइम अब वो देर लगाएगा। अब वो भारी हो गया ना, भारी भरकम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, टाइम देर ज्यादा लगाएगा, और ज्यादा लगाएगा इतने तो सामने वाला डी नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो चुका होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने की बजाय क्या करेगा? डी एक्सेलरेट करेगा। ऐसा किस वजह से हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, बहुत जल्दी से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ करके स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंच जाती है। इस वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के चार्ज पार्टिकल को हम साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और प्रोटॉन को कर सकते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल को कर सकते हैं, आयंस को कर सकते हैं, लेकिन किसी न्यूट्रल पार्टिकल को भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि सारा जो खेल है वो चार्ज होने की वजह से ही है। इसलिए न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो बात? ठीक है, तो ये हुई लिमिटेशन। अब इसकी यूज देख लेते हैं फटाफट। यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन।
साइक्लोट्रॉन के यूजेस देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन के यूजेस जैसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में यूज करते हैं। तो एक्सेलरेट करके हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस को शुरू करवाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कर सकते हैं, टू स्टडी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टडी के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम किसी मटेरियल के अंदर दूसरी मटेरियल्स के एटम्स बम्बार्ड करके दूसरे मटेरियल्स के एटम्स को इस मटेरियल में डालने के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, टू इम्प्लांट एटम्स और आयंस ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर, एक सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस के अंदर हम लोग डाल सकते हैं इनटू अनदर। ठीक है, और आइसोटोप्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, टू मेक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या यूज करेंगे, आइसोटोप्स का यूज जो है मेडिसिन में होता है, डायग्नोसिस में होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे बोन का स्ट्रक्चर, कैंसरस सेल की स्टडी है ना बॉडी के अंदर, इसका यूज करके हम आइसोटोप्स बना भी सकते हैं और आइसोटोप्स का यूज हम लोग डायग्नोसिस के लिए करते हैं। तो ये हो हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन का कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका बहुत ज्यादा यूज इस चैप्टर और नेक्स्ट वाले यूनिट के अंदर होने वाला है, वो हम करेंगे, और वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा टॉपिक। आप लोगों ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा है, और 10th क्लास में किस तरीके से पढ़ा है मैं बताऊं। आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा है 10th क्लास में कि ऐसे एक जो है एक मैग्नेट है, इस तरीके का, ऐसा एक मैग्नेट है, हॉर्सशू शेप का मैग्नेट है, ऐसे थोड़ा सा 3D दे देते हैं इसको इफेक्ट, ऐसे इस तरीके से, और इस मैग्नेट के बीचों बीच हमने एक वायर को हैंग किया है, ऐसे एक वायर को हमने लटकाया हुआ है। ठीक है, एक वायर को हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, जैसे ये तुम्हारा हॉर्सशू मैग्नेट है, हमने वायर को ऐसे लटकाया हुआ है, ऐसे। इस वायर के अंदर हम लोग भेजेंगे करंट, इसमें हम लोग करंट भेजेंगे इस वायर के अंदर। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाली नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और करंट ऐसे जाएगा, करंट इस तरीके से जा रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हमारा वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मतलब वायर की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगी, दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ असर डालेंगे, जिसकी वजह से हमारे इस वायर पर फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, ये वायर या तो इधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, या फिर अंदर चला जाएगा। तो हमारे वायर पर फोर्स लगा ना, और हमारा वायर ऐसे बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर। वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल भी सकते हैं। यहां करें देखें तो FBI, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर से नीचे है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुई ऊपर से नीचे। करंट कैसे जा रहा है, ये करंट है ना हमारा, करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर, करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर। तो फोर्स किस तरफ लगा, फोर्स लगा थंब के अलॉन्ग, लगा ना। हमने कौन सा रूल यूज किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पाम रूल भी यूज कर दे सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन, फिंगर्स,
तो फिंगर्स हमारी किस तरफ, ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे, है ना, राइट हैंड यूज कर रहा हूं, ऊपर से नीचे। और करंट किस तरफ जा रहा है हमारा, करंट थंब की डायरेक्शन में अंदर जा रहा है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड हुई ऐसे, ऊपर से नीचे, और करंट जा रहा है हमारा अंदर की तरफ इस तरीके से। ओके, तो फोर्स किस तरफ लगा, इधर। क्लियर है, बात समझ आई? फिर से देखो, इसमें दोनों में आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो फिर से देखते हैं। FBI, करंट है बोर्ड के अंदर, फील्ड है नीचे। हाँ अब सही आ गया, फील्ड है नीचे की तरफ, करंट है मेरा अंदर की तरफ, फील्ड है नीचे, तो फोर्स लगा इस तरफ। अब सही है, ठीक है, पिछली बार मैंने गलत कर दिया था। FBI, करंट अंदर जा रहा है बोर्ड के, फील्ड ऊपर से नीचे है, देखो, देख रहे हो, ये क्या है, करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर, और फील्ड क्या ऊपर से नीचे, तो फोर्स किस तरफ लगा, इस तरफ। और राइट हैंड रूल यूज करो, पाम रूल वाला, तो फील्ड है नीचे, करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर थंब के अलोंग, तो फोर्स लगेगा इधर। इसका मतलब क्या है, क्या होगा, हमारी जो रॉड है अंदर की तरफ जाएगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम पड़ा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस फोर्स का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। हम इस फोर्स, लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलो करते हैं। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ये है हमारा, इधर बना के थोड़ा सा साइड में, ये है हमारा वो कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका एरिया है A, इसकी लेंथ है L, ओके। इसके अंदर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिए हुए हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो निकाल लेते हैं, काम आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे N इंटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं, N इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। N तो N है, दिया हुआ है हम लोगों को। वॉल्यूम क्या होगी, कंडक्टर वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एल एच। पाई आर स्क्वायर यानी एरिया, एच मतलब लेंथ, तो पाई आर स्क्वायर एल, लेकिन पाई आर स्क्वायर तो एरिया है, तो हम लिखेंगे NaL। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, NaL हुए, समझ गए। अच्छा, हमारे वायर पे फोर्स क्यों लगा, हमारे वायर पे फोर्स इसीलिए लगा क्योंकि इसके अंदर चलने वाले हर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तभी तो वायर पे फोर्स लगेगा, समझ गए। इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना होगा, Fe, एक Fe कह देते हैं, और वो होगा जनरल फॉर्मूले में हम लिखते हैं Q V क्रॉस B, है ना हमारा जनरल फॉर्मूला, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे लिखेंगे Q V B साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर, ठीक है, करंट जा रहा है इधर, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इधर, तो ये वो एंगल उनके बीच का, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लिखेंगे E। ये फोर्स हुआ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास तो N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N Fe की जगह लिखेंगे EVB साइन थीटा, ये होगा टोटल फोर्स। लेकिन V वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, जो करंट लेके जा रहे हैं,
और हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ वायर में चलता है, किस वेलोसिटी के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव करता है, उसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए मैंने लिखा है वीडी। क्लियर? ओके। लेकिन n क्या है? n तो हमने लिखा हुआ है NaL, तो टोटल फोर्स n की जगह लिखेंगे NaL E Vd B sin थीटा। ठीक है, लेकिन देखो NaEVd LB sin थीटा, ये तो कुछ जानी पहचानी चीज नजर आ रही है। NaEVd क्या होता है? NaEVd करंट होता है। सो ILB sin थीटा, ये आया फोर्स हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। समझ में आई बात? इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं ताकि डायरेक्शन भी मालूम पड़े। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना, आई एल बी साइन थीटा। हम लिखेंगे आई एल क्रॉस बी, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। दिख रहा है? और उसकी डायरेक्शन भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही मालूम पड़ेगी। FBI अगर मिडिल फिंगर करंट दिखाती है, फर्स्ट फिंगर फील्ड दिखाती है, तो थम फोर्स बताएगा। आई बात समझ में? हाँ भाई राहुल। तो अगर हमारा वायर इस तरीके का हो और ये फील्ड हो, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला देखा ये वाला L लेंथ के लिए, तो हम इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे और हर टुकड़े का फोर्स निकालेंगे और इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें टोटल फोर्स मिला, तो dl की इंटीग्रेशन, dl क्रॉस b की इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो dl यानी इंटीग्रेट करके हमें क्या मिल लेना है? हमें डिस्टेंस कौन सी लेंथ लेनी है? हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है A से B के बीच की। समझ गए? इसलिए वायर कैसा भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सबसे छोटी डिस्टेंस लेनी है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो अगर हमारा ऐसा वायर दे रखा हो, वायर को ऐसा सेमी सर्कुलर दे रखा हो जिसका रेडियस है r और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और हमसे पूछा जा रहा है फोर्स बताओ, हमसे कह रहा है फोर्स बताओ, तो हम क्या करेंगे? हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस जो कि 2r होगी वो लेंगे। तो हमारा फोर्स बनेगा I 2L क्रॉस B, क्योंकि B और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, 2r और B के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए इसको लिख लेंगे I 2L B sin 90। समझ गए? इसलिए हमें क्या लेना है? सबसे छोटी डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे। मैंने फोर्स की डायरेक्शन भी बता दी कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फोर्स की डायरेक्शन हम फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही निकालेंगे। अगर हमारा वायर जो है इस तरीके से वायर है, हमारा ये हमारा वायर है और करंट फिंगर की डायरेक्शन नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स मेरी तरफ लगेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, फील्ड इस तरफ फील्ड है, वायर ऐसे है, करंट भी इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स तुम्हारी तरफ लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, या फिर हम राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं। बात में आई? अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स।
हमारे पास दो वायर हैं, ऐसे दो वायर थोड़े ऐसे रखे हुए हैं, दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, पैरेलल वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं। फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें कर रहा है I2। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोनों वायर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला वायर भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर डालेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगी। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे असर डालेंगी, तो दोनों वायर या तो नजदीक आएंगे या फिर दूर जाएंगे, यानी दोनों वायर फोर्स लगाएंगे। तो हम निकालना चाहते हैं कितना फोर्स लगाएंगे। समझ गए? तो देखो, ये याद रखो, दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। ये वाला वायर पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कैसी होगी? लगाओ थंब रूल, थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखते हैं। वायर को होल्ड करो राइट हैंड में, थंब की डायरेक्शन में पॉइंट करो करंट, तो करंट ऊपर जा रहा है ना, इस वाले वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो इस तरफ फील्ड ऐसे अंदर जाएगी। देखो राइट हैंड में होल्ड किया तो फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं, अंगूठा ऊपर है, तो फील्ड यहां पर अंदर जाएगी, यानी कि हमें क्रॉस क्रॉस फील्ड मिलेगी। इस फील्ड के अंदर हमारा ये वाला वायर रखा हुआ है, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, करंट ऊपर, फील्ड का नाम है B1। समझ गए? अच्छा, अब ये वाला वायर इसकी फील्ड में रखा हुआ है, इसकी फील्ड देखो इस तरफ है ना, क्योंकि वायर तो यहां रखा है तो इस तरफ देखेंगे ना। तो वायर को राइट हैंड में होल्ड करो, थंब की डायरेक्शन में, अंगूठे की डायरेक्शन में मतलब करंट जा रहा है, या यूं कह लो करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो, तो फिंगर्स यहां तो अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी, यहां से बाहर आएंगी, ऐसे जा करके ऐसे आएंगी। इसकी फील्ड देख रहे हैं I2 की I1 के ऊपर, समझ रहे हो? सेकंड वाले वायर की फील्ड फर्स्ट वायर पे देख रहे हैं, तो उंगलियों को घुमाओ तो हमें फील्ड नजर आएगी इस तरीके से, डॉट डॉट। ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी? B2। तो हमारा फर्स्ट वायर B2 फील्ड में रखा हुआ है और हमारा सेकंड वायर B1 वाली फील्ड में रखा हुआ है। तो अब हम निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स फर्स्ट वायर के ऊपर सेकंड वायर की वजह से, समझ गए? फोर्स फर्स्ट वायर के ऊपर सेकंड वायर की वजह से, फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से, फॉर्मूला वही रहेगा, I L B sin थीटा। करंट फर्स्ट वायर के ऊपर है दूसरे की वजह से, तो फील्ड दूसरे की होगी, करंट खुद का होगा, है ना। और एंगल, फील्ड है हमारी ऐसे अंदर, करंट जा रहा है ऊपर, तो एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो F12 हो जाएगा I1 L B2। समझ गए? लेकिन B1 B2 की वैल्यू क्या है? याद रखो, स्ट्रेट वायर की हमने फील्ड निकाली थी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड कितनी आई थी? उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। I है करंट, तो B2 फील्ड किसकी वजह से है? सेकंड वाले वायर की वजह से। और A क्या है? A है जहां पर हम फील्ड देख रहे हैं, तो B2 जो है फील्ड इसके ऊपर लग रही है। कितनी दूर है ये इतनी दूरी पर है, तो इसको ले लेते हैं A। तो A है दूरी, डिस्टेंस, जहां पर हम फील्ड देख रहे हैं, तो B2 की वैल्यू ये है, B2 की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमें फोर्स मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई A। और फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा?
लेंथ को नीचे ले आते हैं तो हमें मिलेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 a। ये आया फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। बात समझ में आई? फिर से बताऊं, फिर से देखो एक बार फटाफट, टाइम होने वाला लगता है, देखते हैं टाइम। हाँ टाइम होने वाला है। हम निकालना चाहते हैं दोनों वायर के बीच में फोर्स, इसकी फील्ड इस पे असर डालेगी, इसकी फील्ड इस पे असर डालेगी। तो जब मैं कह रहा हूं फोर्स फर्स्ट वायर, फोर्स F12 निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, सेकेंड वायर की वजह से हम लोग फर्स्ट वायर पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फील्ड होगी सेकेंड वायर की, फॉर्मूला वही ILB साइन थीटा जो अभी भी हमने डिराइव किया है। फील्ड होगी सेकेंड वायर की, करंट होगा खुद का, और फील्ड कितनी होगी, स्ट्रेट वायर कितनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, इतनी प्रोड्यूस करता है a डिस्टेंस पर, है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी और हमें मिला ये फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला होगा, ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला होगा। फोर्स सेकेंड वायर के ऊपर, फर्स्ट वायर की वजह से, सेकेंड के ऊपर है, सेकेंड की वजह से है फर्स्ट के ऊपर, तो फील्ड किसकी होगी, फर्स्ट की। करंट किसका होगा, सेकेंड का। तो F21 वेक्टर हटा देते हैं, इज इक्वल टू I2LB1, थीटा 90 है। ओके, सो B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट I1 बाई 2 होगी। पुट कर देते हैं तो F21 क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 और F21 बाई L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 ये आ गया फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। दोनों सेम है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सेम, दोनों वायर्स पे फोर्स इक्वल लगेगा। समझ गए, क्लियर है, सेम डेरिवेशन वही है। नहीं समझ में दोबारा से वीडियो देखियो, मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, फोन कर सकते हो, ठीक है। कल हम लोग इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि दोनों फोर्स एक दूसरे को, दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। समझ गए, तो इसको कल करेंगे। तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।